इन्वर्टेड आसन रिवर्स द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉडी शिफ्ट टुवर्ड्स द हेड। ये क्या करता है, जितने भी इन्वर्टेड पोस्चर होते हैं वो हमें ग्रेविटी के अपोजिट में करना होता है, ठीक है, जस्ट अपोजिट। और दिस एक्ट्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड ड्रॉ एन अबंडेंस ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट। और हार्ट से अपोजिट ब्लड के फ्लो क्या होता है, अपोजिट होने लगता है। से हेड की तरफ ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा और पैर की तरफ लो होगा। हार्ट अपर जो लोअर एक्सट्रीमिटी है उसका जो ब्लड है वो किसकी तरफ आएगा, हार्ट की तरफ। और जो हार्ट का ब्लड है वो ज्यादातर आपका ब्रेन की तरफ, फोरहेड की तरफ, शोल्डर की तरफ मूवमेंट्स ज्यादा हो गए। दे इनकरेज द रीच सप्लाई ब्लड टू द फ्लो ऑफ द ब्रेन। और इस तरह से ब्लड का सप्लाई ज्यादा होगा और इसलिए हम आगे देखेंगे कि हमारा क्या होता है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। इससे क्या फायदा होता है कि जो हमारे न्यूरॉन्स है उसको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन डिफ्यूजन तरीके से मिलती है और उसका जो टॉक्सिक्स है, ब्रेन का जो टॉक्सिक मैटर है उसको भी बाहर निकाला जाता है। ठीक है, ब्लड का मेजर काम क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, प्यूरिफिकेशन करना और ऑक्सीजन सप्लाई करना। तो सर्वांग आसन है, ये सर्वांग आसन भी एक इन्वर्टेड पोस्चर में आता है। ठीक है, हमारे बॉडी में जो ब्लड है और लिम्फ है, तो ब्लड और लिम्फ, ब्लड तो हो गया एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। लिम्फ क्या है, जो ब्लड का ही पार्ट है। तो कैसे बनता है ये लिम्फ, लिम्फ के लिए अलग अलग नोड्यूल्स हमारे बॉडी में, लिम्फ नोड्स हैं हमारे बॉडी में। और जो हमारे बॉडी का ब्लड है क्या करता है, कल की लास्ट क्लास में हमने देखा था ब्लड क्या होता है कि दोनों जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों से जो ब्लड निकलता है उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं, इच वेंट्रिकल, ठीक है, पर मिनट। इच वेंट्रिकल जितना ब्लड आउट करता है उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो ये ब्लड क्या होता है, पूरे बॉडी में चला जाता है, ठीक है, पूरे बॉडी में चला जाता है। फिर बॉडी से पूरा वापस फिर रिटर्न होता है हार्ट में। कहाँ पे, आपका हमारा राइट आर्ट्रियम में। ठीक है, तो ये जो राइट ब्लड में आता है उस समय पूरा 100% ब्लड वापस नहीं आता। क्या होता है कि जहां पे जैसे जिस सेल्स में, टिश्यूज में ब्लड को पहुंचाया जाता है उसमें से क्या होता है कि 100% में से 90% ही वापस आता है, 10% वहीं रह जाता है। कहाँ पे, इंटरस्टेशियल स्पेसेस में, एडजेसेंट सेल्स में। दो सेल्स के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उन स्पेसेस में ये 10% चीजें रह जाती है। क्या क्या रह जाती है उनमें, क्या क्या चीज होती है, इनमें होती है आपका लिम्फोसाइट्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिम्फोसाइट्स हैं, फ्लूइड्स हैं, ये सारे रह जाते हैं और यही क्या बनाते हैं, लिम्फ बनाते हैं। ठीक है, तो लिम्फ एक्युमुलेटेड इन द लोअर लिम्ब और abdomen ड्रेन बैक टू द हार्ट। जितना ब्लड का सप्लाई है, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं तो ग्रेविटी के कारण ब्लड का फ्लो प्रॉपर तरीके से हमारे जो ब्लड वेनस रिटर्न है, जो ब्लड का वेनस रिटर्न है, मतलब जो ब्लड वापस आना है हमारे डीऑक्सीनेटेड ब्लड को राइट आर्ट्रियम में, वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाता, इजिली तरीके से नहीं आ पाता, उसमें ज्यादा फोर्स एनर्जी लगाना पड़ता है। लेकिन जब हम इन्वर्टेड पोस्चर करते हैं तो ये इजिली तरीके से ब्लड का फ्लो अपोजिट साइड में हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है, जो लंग्स है, इसमें प्रॉपर तरीके से ब्लड का सप्लाई अच्छी तरीके से हो पाता है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ताकि उसे हम प्यूरिफाई कर सकें और फिर दोबारा रीसर्कुलेट कर सकें टू ऑल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, और इसी दिस प्रोसेस नरिशेस द सेल्स ऑफ द होल बॉडी। इससे क्या होता है, पूरे बॉडी का जो हमारा सेल्स है उसको नरिशमेंट प्रॉपर तरीके से मिलता है। ठीक है, तो पूरी तरीके से बात की जाए तो हमारे बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीनेटेड बनाने के लिए हमें इस इन्वर्टेड पोस्चर का अभ्यास करना चाहिए ताकि ब्लड का सप्लाई इंक्रीज हो। Increased blood flow also allow the pituitary gland to operate more efficiently, tuning entire endocrine system. देखिए, आपके पास कोई भी पेशेंट आए जिनको एडिनल जैसे इंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर पिनियल ग्लैंड, इस थायराइड, इससे रिलेटेड कोई समझ प्रॉब्लम हो तो उसमें इन्वर्टेड आसन ही फायदा पहुंचाता है। इन्वर्टेड आसन ज्यादा पहुंचाएंगे। इन्वर्टेड आसन में कौन कौन सा है, सर्वांग आसन है, सर्वांगासन, हैंड स्टैंडिंग, फिर हेड स्टैंड, शीर्षासन, हल आसन, ये भी कई हद तक इन्वर्टेड पोस्चर को ही रिप्रेजेंट करता है। इन सारी प्रैक्टिस से आपका ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाएगा। ड्यूरिंग इन्वर्टेड आसन ब्रीथ बिकम्स स्लो।
ब्रीदिंग प्रोसेस क्या होता है, स्लो हो जाता है, डीप ब्रीदिंग हो जाती है। और जब ब्रीथ स्लो हो जाता है तो जो वेंटिलेशन प्रोसेस है CO2 और O2 का, वो बढ़ जाता है। एक्सचेंज ऑफ CO2 O2 इनकरेज द करेक्ट रिस्पायरेशन। CO2 O2 का वेंटिलेशन बढ़ जाता है। ठीक है, ये फायदा है। अब इन्वर्टेड पोस्चर का अब्डोमिनल ऑर्गन्स पे क्या फायदा होता है, जैसे लीवर है, स्प्लीन है, स्टोमक है, किडनी है, पेनक्रियाज है। ये इनसे इनका क्या होता है, प्रॉपर तरीके से इनका भी, इनमें भी थोड़ा ब्लड का सप्लाई अपोजिट हो जाता है। एक आम ले भाषा में समझे, जैसे आम का अचार या फिर किसी भी अचार का डब्बा होता है, उसमें आधा मतलब समझ लीजिए तेल लगा, ऑयल है, ठीक है। तो उस ऑयल को क्या करता है कि पूरे उसमें ट्रांसमिट हो, इसलिए क्या करते हैं हम, जो घर में महिलाएं होती है जो इन अचार बनाते हैं, वो क्या करते हैं समय समय पे उसको जो ऑयल है उसको अपोज कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं बोतल को, जिसमें जिस डब्बे में अचार को रखते हैं उसको इन्वर्टेड कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, ताकि पूरा जो ऑयल है हर जगह सप्लाई हो जाए। ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी में भी इन्वर्टेड पोस्चर का ये इम्पैक्ट पड़ता है, ताकि हर जगह पे ब्लड का सप्लाई हो सके। तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, लीवर, किडनी, स्प्लीन, स्टोमक, किडनी, पेनक्रियाज, इसमें भी पावरफुल मसाज होती है, ब्लड का सफिशिएंट सर्कुलेशन होता है। और एक सबसे मेजर चीज हम जिसको हम अभी क्लियरफाई करेंगे कि जो इन्वर्टेड पोस्चर करने से ब्लड प्रेशर में बॉडी में चेंजेस ले आता है। ठीक है, पैरों की तरफ ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और हेड की तरफ ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, when we stand our head, first thing we feel pressure on the top of the head। ठीक है, when we जब हम हेड स्टैंड या फिर वी स्टैंड, जब हम नॉर्मल कंडीशन में, स्टैंडिंग कंडीशन में है, तो हमारे बॉडी में जो टॉप हेड है उसमें प्रेशर उतना ज्यादा नहीं होता। ठीक है, प्रेशर इन द आर्टरीज वेन्स ऑफ हेड अफेक्ट। अब जब इन्वर्टेड पोस्चर करते हैं तो हमारे जो हेड है, हेड एरियाज में उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, और एल्सो ये हमारे क्या करता है, हमारे मस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को, एंडोक्राइन सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और यूरिनरी और इम्यून रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लगभग सारे सिस्टम को अफेक्ट करता है हमारा इन्वर्टेड पोस्चर। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में कितना होना चाहिए। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या हो गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया मतलब जो हार्ट से ब्लड का सप्लाई लंग्स की तरफ, क्या होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन हार्ट से लंग्स की तरफ और लंग्स से हार्ट की तरफ। हार्ट से लंग्स, जो हार्ट से ब्लड जो लंग्स की तरफ जाता है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, इम्प्योर ब्लड जाता है, और जो लंग्स से हार्ट की तरफ ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, और इस सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ये तो हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा है देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन का ब्लड प्रेशर क्या होगा, 22/8 mmHg। ठीक है, 22/8 mmHg। ठीक है, तो ये लो रेजिस्टेंस सर्किट होता है नॉर्मल कंडीशन में। सिस्टमैटिक में क्या होता है, सिस्टमैटिक ब्लड फ्लो हार्ट से पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी से हार्ट में, इसको सिस्टमैटिक ब्लड फ्लो करते हैं। इसमें जो ब्लड प्रेशर होता है उस टाइम पे 120/80 mmHg, ये ब्लड प्रेशर है उसमें। अब जब हम इन्वर्टेड पोस्चर करते हैं तो दोनों में चेंजेस आता है, कैसे चेंजेस आता है उसको देखते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या करते हैं कि जो हम नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो टिश्यू और जो ब्लड वेसल्स इनके बीच में जो गैस एक्सचेंज होता है उसे इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या आता है, लंग्स और एल्वलाई के बीच में जो गैस एक्सचेंज है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, या फिर नॉस्ट्रिल से जो सांस लेते हैं वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, और जो टिश्यू में गैस का एक्सचेंज होता है उसे इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। तो हम इसमें जब ध्यान से देखते हैं तो दो तरह का ब्लड प्रेशर क्या है, द ब्लड फ्लो इन द आर्टरीज एंड वेन्स विद प्रेशर, दिस प्रेशर इज नोन एज blood pressure, or the pressure exerted by the blood in the walls of the arteries or veins, blood vessels, is known as blood pressure। जो हमारा ब्लड है जिस प्रेशर के साथ फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं।
या फिर जो ब्लड है कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है किसका, ब्लड वेसल्स के वॉल्स में, उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो प्रेशर के लिए दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, क्या-क्या है, एक सिस्टोलिक, एक डायस्टोलिक। ठीक है, सिस्टोलिक कंडीशन में क्या होती है, सिस्टोलिक कंडीशन में मतलब जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो सिस्टोलिक प्रेशर है। डायस्टोलिक जब रिलैक्स करता है, इज मेजर्ड व्हेन द हार्ट रिलैक्स। ठीक है, हार्ट रिलैक्स करता है, और सिस्टोलिक प्रेशर जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, इस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। हाइपरटेंशन कंडीशन है, अलग अलग कंडीशन है, डिजीज है, उसको हम देखते हैं वन बाय वन। अब देखते हैं इन्वर्टेड पोस्चर में क्या चेंजेस आते हैं। जब इन स्टैंडिंग पोजीशन, जब हम खड़े होते हैं कंडीशन में, उसमें नॉर्मल हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 mmHg होता है एट हार्ट लेवल। ठीक है, ब्लड प्रेशर विल बी अबाउट 210 to by 170 mmHg इन आर्टरीज ऑफ फिट। ये नॉर्मल कंडीशन में, जब स्टैंडिंग कंडीशन में तो उस बात की है। एंड अबाउट 110/60 mmHg इन द आर्टरीज ऑफ द ब्रेन। ब्रेन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है नॉर्मल कंडीशन में, हम बैठे हुए हैं या खड़े हैं उस समय पे जो ब्लड प्रेशर है ब्रेन में 110/60 mmHg होता है। जब पैरों में उस खड़े होने कंडीशन में 210/170 mmHg, और जो हार्ट है उसमें 120/80। अब ये बहुत अच्छा सवाल, इसका आप आंसर दे सकते हैं। सवाल ये है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो हमेशा हाथों में क्यों लिया जाता है, जो हमारे बाइसेप्स ट्राइसेप्स हैं वहां पे जो स्फेग्नोमीटर है वहां पर रैप करके क्यों मेजर किया जाता है। बहुत इजी आंसर है, बताइए। आप में से कोई बताइए आंसर। हार्ट के पास तो सर अपर एक्सट्रीमिटीज तो वही रहती है, और वो स्पेगोमीटर तो फिर कहीं और बांध नहीं सकते, इसलिए शायद। नहीं, स्फेग्नोमीटर तो कहीं भी बांध सकते हैं, लेकिन हाथों पे इसलिए बांधा जाता है क्योंकि जो वो हमारे हार्ट के पास रहते हैं। हार्ट के नजदीक होता। ठीक है, तो हम एग्जैक्ट क्या हमारी हार्ट की क्या कंडीशन है उसका मेजरमेंट लेना होता। ठीक है, उससे हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है हार्ट में क्या सिस्टोलिक और डायस्टोलिक स्टेज है, मतलब कितना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, वो नजदीक पता चल जाता है। तो हाथ हमारे हैंड्स जो है हार्ट के नजदीक होता है, इसलिए बाइसेप ट्राइसेप्स के पास जो आर्म्स है उसमें लिया जाता है, अपर आर्म्स में। ठीक है, अब जब हम लेटी हुई कंडीशन में, किसी को शवासन की कंडीशन में, उस समय पूरे बॉडी में ब्लड प्रेशर क्या होगा, बॉडी के हर रीजन में 120/80। ये हमने कंडीशन, पहला कंडीशन किसका लिया था, स्टैंडिंग कंडीशन में। लेकिन कोई व्यक्ति शवासन की कंडीशन में है तो उसका ब्लड प्रेशर क्या होगा, 120/80 mmHg होगा। किस पोजीशन में, सुपाइन पोस्चर पे। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये चीज समझ में आया, क्यों नहीं होता, ये वेरिएंस की इसलिए वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, अब देखते हैं इसी चीज को चार्ट में दिखाया गया, शो किया गया। हेड में कितना होगा ब्लड प्रेशर स्टैंडिंग के कंडीशन में, 100 to 60 mmHg। पिछले स्लाइड में 110 था, दोनों चलेगा। ठीक है, 100/10 mmHg। और जो हेड स्टैंड है उस कंडीशन में क्या होगी, 150 पर क्या हो जाएगा, 110 mmHg। हैंड स्टैंड कंडीशन में क्या डिफरेंस है, देखिए। जब हम स्टैंडिंग कंडीशन में होते हैं तो 100/60 mmHg होता है। जब हम यही इन्वर्टेड पोस्चर करते हैं, शीर्षासन करते हैं, उस समय ब्लड प्रेशर हमारे हेड की तरफ बढ़ जाता है। तो बताइए हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को शीर्षासन, सर्वांगासन ये प्रैक्टिस करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। नो सर, नो, हमें ये सारे प्रैक्टिसेस नहीं करवाना चाहिए। इन्वर्टेड पोस्चर हैंड, जितने भी पेशेंट है उनको नहीं करवाना है इन्वर्टेड पोस्चर, क्योंकि फिर उन्हें क्या होगा, क्या उससे क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर उनका बढ़ जाएगा तो ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, इस तरह की कंडीशन हो जाएगी।
ब्लड क्या होगा, क्लॉट कर जाएगा ब्रेन में। ठीक है, अब अगला है चेस्ट। चेस्ट में क्या बात की जाती है, तो चेस्ट में 120/80 mmHg होता है स्टैंडिंग पोजीशन में भी, और हैंड स्टैंड की कंडीशन है तो उसमें भी 180/80 mmHg ही होगा, सेम ब्लड प्रेशर, नो चेंज। पैरों में क्या होगा, इसमें भी चेंज आ जाएगा। जो हैंड स्टैंडिंग पोस्चर में क्या होगा, 210/170 mmHg, बहुत ही हाई ब्लड प्रेशर होगा। ठीक है, जबकि हेड स्टैंड की कंडीशन में चेंज हो जाता है, क्या आता है 40/0 mmHg हेड स्टैंड की। जैसे जितने भी इन्वर्टेड पोस्चर है उस दौरान ये ब्लड प्रेशर आ जाता है। ठीक है, तो ये आप रेड वाला क्या है, आर्टरी है कि वेन है? आर्टरी सर। आर्टरी। हाँ, रेड से आर्टरीज को डिनोट किया जाता है, अब ब्लू कलर से वेन्स को। ठीक है, ये किस लिए कि आर्टरीज का जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, वेन्स का थोड़ा सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, इसलिए आर्टरीज में ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा कि वेन्स में? जनरली आर्टरीज में ज्यादा होता है। अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑन ब्लड प्रेशर, ये तो हमने देख लिया। अब हमारे हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको देखते हैं। जैसे नॉर्मल हम कंडीशन, अपराइट कंडीशन में, स्टैंडिंग कंडीशन में है, तो जो हमारा वेनस रिटर्न है, ठीक है, वेनस रिटर्न मतलब पूरे जो इम्प्योर ब्लड है वो बॉडी हार्ट की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस में क्या होता है, ब्लड ड्रॉप्स लाइक ए वाटरफॉल टू राइट आर्ट्रियम। इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा राइट आर्ट्रियम है उसमें जितने इम्प्योर ब्लड है वो आता है राइट आर्ट्रियम में। एट हार्ट लेवल वेनस प्रेशर इज, हार्ट लेवल की बात की जाए तो वेनस जो प्रेशर होता है वो 15/0 mmHg व्हेन ब्लड इंटर्स इनटू द हार्ट। जब ये जो ब्लड है हार्ट में जब इंटर करता है उसमें ब्लड प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है, 15/0। वेनस का जो वेनस रिटर्न या वेनस जो प्रेशर है, जब ये राइट आर्ट्रियम में ब्लड इंटर करेगा उसमें उसका जो प्रेशर होगा वो 15/0 mmHg होगा। When blood enters in the heart, ठीक है, हार्ट के अंदर इंटर करता है। फिट वेनस रिटर्न इज अबाउट 140 mmHg। जो हमारे पैरों के है उस समय वेनस रिटर्न जो ब्लड प्रेशर होगा वो 140/mmHg होगा। जो ब्लड हमारे पैरों से बॉडी की तरफ आ रहा है, हार्ट की तरफ आ रहा है, उसका जो प्रेशर होगा 140 mmHg होगा। और जो पल्मोनरी सर्किट मतलब मैंने क्या बताया था, जो हार्ट से लंग्स की तरफ ब्लड जाएगा या फिर लंग्स से हार्ट की तरफ आएगा, उसमें ब्लड प्रेशर 22/8 mmHg होगा। तो हर जगह का ब्लड प्रेशर अलग अलग सिचुएशन, साइज, हाइट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो ये इन्वर्टेड पोस्चर से क्या होता है कि वेनस रिटर्न है, वेनस रिटर्न का जो जनरली क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ता है बॉडी का। एक वेरिकोज वेन्स डिजीज का आपने नाम सुना होगा। क्या होता है वेरिकोज वेन्स? वेरिकोज वेन्स में जो हमारे वेन्स है उसमें क्या होता है कि वाल्व लगा होता है। जो हमारे पैरों के वेन्स हैं उसमें वाल्व लगा होता है ताकि ग्रेविटी से अपोजिट क्या होता है कि पहले जैसे पैर फिट है, पैरों से प्रेशर के साथ ब्लड थोड़ा सा ऊपर आता है, फिर वाल्व जो होता है उसको रोक लेते हैं। ठीक है, वाल्व उस ब्लड को रोक लेते हैं, फिर प्रेशर लगाया जाता है, एक्सर्ट किया जाता है, फिर ब्लड को थोड़ा ऊपर खींचा जाता है, फिर वाल्व क्या होता है उसको रोक लेते हैं ताकि नीचे की ओर ना चला जाए, फिर प्रेशर को ऊपर दिया जाता है, फिर इस तरह से इसी मेथड से ब्लड हमारे हार्ट तक पहुंचता है। लेकिन ये कंडीशन क्या होती है कि जब बहुत ज्यादा पैरों की जो वीक मसल्स जो है वीक हो जाती है, हमारे वाल्व के जो वाल्व है, वेनस के वाल्व वो वीक हो जाता है, और उसमें क्या होता है उसका साइज बढ़ जाता है। ठीक है, उसका साइज बढ़ जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है। ऐसी कंडीशन में वेरिकोज वेन्स हो जाता है और ब्लड को प्रॉपर तरीके से ऊपर की ओर नहीं ले जा पाता। तो इन बीमारियों में भी बहुत फायदेमंद है हमारा इन्वर्टेड पोस्चर। ठीक है, इनको ज्यादातर क्या होता है जो बहुत ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं और जिनके जो वाल्व है वीक हो जाते हैं उनको होता है। We can, if we can stay in an inverted posture for just 3 to 5 minutes, blood will not only drain quickly to the heart from lower limbs
and abdominal and phallic organs, but tissue fluid will flow more efficiently into the veins and lymph channels. जनरली क्या होता है कि जो हमारा बॉडी का कुछ पार्ट्स जहाँ पे ब्लड का फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो इन्वर्टेड पोस्चर से जो लिम्फ चैनल्स हैं उसमें फ्लो होने लगेगा, और जो इन्वर्टेड जो वेन्स के जो ब्लड है वो भी हमारे बॉडी के अपोजिट साइड जल लेगा. This will make for more healthier exchange of nutrients and waste between cell and capillaries. इससे क्या होगा कि जो हमारे टिश्यूज हैं वो हमारे क्या होंगे, एक्सचेंज अच्छे तरीके से हो पाएंगे. जो भी न्यूट्रिशन है, टॉक्सिक मैटर है, वो अच्छे तरीके से, इसलिए कहा जाता है कि ब्लड का फ्लो हमारे बॉडी के हर सेल्स में, जितना ब्लड का सप्लाई अच्छे तरीके से होगा, हमारा सेल्स टिश्यू उतना ही हेल्दी रहेंगे. ठीक है. अब ये बैरो रिसेप्टर क्या होता है? बैरो मतलब होता है प्रेशर को रिसीव करने वाले. तो बैरो रिसेप्टर एक किन में होता है? लार्ज आर्टरीज में होता है, जो ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करता है. ठीक है. जैसे ही ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाता है तो बैरो रिसेप्टर्स को पता चल जाता है. ठीक है. बैरो रिसेप्टर दो जगह होता है, एक तो हमारे उसमें आर्टरीज में है, दूसरा हमारे ब्रेन के पार्ट में. ठीक है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में होता है. तो वो भी डिसाइड, ब्रेन सारी चीज हमारी क्या एक्टिविटीज होगी क्या नहीं होगी, ये सारी कौन डिसाइड करता है? हमारा नर्वस सिस्टम. ठीक है. तो ये नर्वस सिस्टम मैसेज देता है कि जो बैरो रिसेप्टर वो रिसीव कर लेता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, तो विच इन टर्न अफेक्ट्स बोथ लिम्स ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसको बैलेंस करने की तुरंत कोशिश करता है. ठीक है. जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इट इंक्रीजेस पीएनएस इनपुट टू द हार्ट. जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, एंड रिड्यूस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन बोथ हार्ट एंड आर्टरियोल्स. तो हम देखते हैं, पिछले क्लास में देखा था कि योगिक प्रैक्टिस हमेशा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डोमिनेट करता है, एक्टिवेट करता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सप्रेस करता है. All of which tends to lower BP, और this is called reflex hypotension. और इस मेथड से हाइपरटेंशन को कम करने की कोशिश किया जाता है. If you entirely comfortable in a handstand, the input of baroreceptor to central nervous system will generally produce a lower heart rate and blood pressure. अब जैसे बॉडी की हमारी एडेप्टेशन हो जाएगी, हमारे पुराने अभ्यासी हो जाएंगे, तो बैरोरिसेप्टर को पता चल जाएगा ये नॉर्मल कंडीशन है, और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको भी जो हार्ट रेट है और जो ब्लड प्रेशर है वो हर एरिया में नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे. बहुत सारे लोग होते हैं, जनरली तो जो आम इंसान के लिए क्या बताया जाता है, जो हैंड स्टैंड है या फिर जो इन्वर्टेड पोस्चर है 1 से 2 मिनट तक ही करना चाहिए. ठीक है. मैक्सिमम 5 मिनट तक सही है. लेकिन जो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो 1 घंटे तक, 2-2 घंटे तक, 3-3 घंटे तक शीर्षासन करने का रिकॉर्ड बना चुके हैं. ठीक है. तो उनमें जो चेंजेस आते हैं तो बॉडी क्या करती है, एडाप्टेशन करने स्टार्ट कर देती है ब्लड प्रेशर को हमारे बॉडी के अलग-अलग जगह पे. तो वो चीजें डिपेंड करती हैं. तो जो हमारा ब्लड प्रेशर, जो भी बॉडी में चेंजेस आते हैं वो हमारा बैरो रिसेप्टर डिसाइड करता है. ब्रेन का पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है, फिर वो दूसरा मेडुला ऑब्लांगाटा में ये एरिया होता है. कौन सा नर्व है हमारा? ग्लैसोफेरेंजियल नर्व्स. क्या है हमारा? क्रेनियल नर्व है, 9th क्रेनियल नर्व्स है, और हमारा 10th जो वेगस नर्व है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है. ठीक है. और ये हमारे हार्ट से कनेक्टेड होता है और हमारे मेडुला ऑब्लांगाटा से. ये एरिया क्या होता है, हमारे हार्ट में भी बैरोरिसेप्टर होते हैं, कैरोटिड आर्टरीज में होता है, कैरोटिड साइनस में होता है. तो वो चेक कर लेता है कि हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है. तो बॉडी भी नेचुरल तरीके से, देखिए हमारे बॉडी में किसी प्रकार चेंजेस होता है तो हमारा नेचुरल तरीके से जो ब्रेन है उसको नॉर्मल करने की कोशिश करता है. ये डायग्राम शो किया गया है कि हम कैसे फ्लो होती है हमारे 9th कर्व का और वेगस नर्व का कैसा फ्लो होता है हमारे हार्ट में. तो ये वेगस नर्व ही डिसाइड करता है कि बैरोरिसेप्टर कितना ब्लड का फ्लो पूरे बॉडी में, ब्रेन के साइड और पूरे बॉडी में होना चाहिए. तो ये सारे अभ्यास किनको नहीं करना है? इन्वर्टेड पोस्चर, इसको देखते हैं. इन्वर्टेड पोस्चर किसको नहीं करना है? जिनको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो, जिनको हार्ट डिजीज हो, है ना, जिनको ग्लूकोमा हो रखा है, ऐसे पेशेंट्स को ये अभ्यास, ग्लूकोमा, रेटिना में दिक्कत है, आइस की जो रेटिना है उसमें दिक्कत है, डिटाच हो चुका है, उनको नहीं करना चाहिए. ग्लूकोमा क्या होता है, कौन बताएंगे?
ये जो आंखों सर में शायद जब आई blood pressure डिजीज high होता है, बताइए। आई डिजीज होता है शायद। और सर आंखों में ब्लड प्रेशर हाई हो जाना। देखिए जैसे ब्लड हमारे बॉडी में ना ग्लूकोमा किनको होता है, जिनका ये ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा होता है, ठीक है, जिनका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा होता है। मैंने डायबिटीज में बताया था कि क्या है कि ये जो रेटिनोपैथी है, आई साइट डिसऑर्डर, उसके साथ एसोसिएटेड है, किसके साथ, डायबिटीज के साथ। तो जिनका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा होता है, उनमें ये दिक्कत ग्लूकोमा की पेशेंट को ग्लूकोमा होती है। इसमें क्या होता है कि ऐसा पेशेंट जब सोता है, ठीक है, तो उसकी आंखें खुली रह जाती है, ऐसा लगता है कि सो नहीं रहा है, वो आंखों को खोल के सोता है, और जैसे जैसे जितना ग्लूकोमा बढ़ा होगा वैसे आंखें खुली रहेंगी, ठीक है। आंखें खोल के सोने वाले जो दिक्कत है उसको ग्लूकोमा का सिम्टम्स है, ठीक है। ये डायबिटीज को होता है, ठीक है। और किसी को हाइटस हर्निया है प्रेगनेंसी के दौरान, इस टाइप के प्रैक्टिस शीर्षासन नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक इंजरी है या फिर सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे पेशेंट्स को भी ये प्रैक्टिस करने से मना किया गया है, ठीक है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। अब हम फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन देख लेते हैं कि फॉरवर्ड बेंडिंग करने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बॉडी पे, ठीक है। तो फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ये इसका स्लाइड कहाँ है, चलिए रहने दीजिए आज के लिए, बस इतना ही। फिर कल की क्लास में हम बैकवर्ड बेंडिंग तो हमने स्टडी कर लिया, फॉरवर्ड बेंडिंग, और फिर ट्विस्टिंग आसन जिसे पाइवटिंग कहते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं, फिर स्ट्रेचिंग, इस तरह के अलग अलग एक्सरसाइजेस को देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। गगन पमीला आज एब्सेंट है, जी सर भैया। क्वेश्चन था सर। हाँ जी पूछिए, सवाल पूछिए। सर जैसे हम लोग लॉन्ग टर्म तक जब जैसे हम लोग खड़े रहते हैं या फिर कोई दौड़ते हैं या फिर प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो हमारा ब्लड फ्लो तो डाउनवर्ड ही होता है क्योंकि ग्रेविटी की वजह से। तो हमारे पैरों में तो दर्द नहीं होना चाहिए क्योंकि पेन तो तभी होगा जब ऑक्सीजन लेवल कम होगा। तो ऑक्सीजन फ्लो अच्छा होना चाहिए, तो मतलब पेन तो नहीं होना चाहिए पैरों में। सर क्वेश्चन आपका क्या है? सर जैसे आपने बताया मतलब ब्लड प्रेशर नीचे हाई रहता है पैरों की तरफ, और ड्यू टू ग्रेविटी ब्लड फ्लो अच्छा होता है पैरों की तरफ। तो जब हम मतलब लंबे समय तक जैसे कहीं हम लोग जैसे सेवा करने ही जाते हैं 12 घंटे 13 घंटे, तो लंबे समय तक खड़े रहते हैं फिर चलते रहते हैं, तो ब्लड फ्लो डाउनवर्ड की तरफ होता है, तो मतलब ऑक्सीजन भी उनको प्रॉपर मिलता होगा। नहीं देखिए, ये ब्लड, देखिए ग्रेविटी के प्रेशर की मतलब मत समझिए कि जो ग्रेविटी है, ठीक है, ब्लड को क्या कर रहा है, नीचे ले जा रहा है, लेकिन हमारा बॉडी की नॉर्मल कंडीशन क्या होती है कि उसमें लिमिटेड ऑक्सीजन है, कि नीचे गया फिर ब्लड वापस रिटर्न होना है। वेनस रिटर्न की बात की जाए, हमने क्या बात की थी, वेरिकोज वेन्स कंडीशन में, कि ब्लड तो नीचे तो गया, नीचे जाना बहुत आसान है पैरों की तरफ, लेकिन उसको वापस भी तो आना हार्ट की तरफ, है ना। तो एक बार ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लिया, हमारे क्या हुआ कि हमारा ब्लड का फ्लो नीचे की ओर हुआ, ठीक है, पैरों की तरफ हुआ, तो ब्लड में जो ऑक्सीजन था उसने यूज कर लिया, ठीक है। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, वो अब इसमें चला जाएगा वेनस में, ठीक है।
तो वेनस रिटर्न को जितना जल्दी वो हार्ट की तरफ आएगा, तभी जितना हार्ट की तरफ आएगा और हार्ट से लंग्स की तरफ जाएगा, फिर लंग्स से इम्प्योर ब्लड को प्योर किया जाएगा। ये प्रोसेस है उसमें। ओके ये प्रोसेस, ये बात कही इसमें। जाना तो आसान है, फिर रिटर्न वापस भी तो आना है, ये चीज। यस सर, यस। और किन्हीं के मन में कोई प्रश्न? दिव्यांश जी, समझ में आ रहा है चीजों को? कृतिका? यस सर, यस सर।